है ना वो की साहल की मैं बात करूँ, शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट। लेकिन अब फिजिक्स का कसूर है, किसका कसूर है? अच्छा, वेरिएशन ऑफ करंट विद लोड। हाँ नहीं, यहाँ से मसला नहीं है, कहीं से कोई मसला नहीं है, तादिली थी बस। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया सेल, इस सेल के अंदर ये हो गया हमारे पास रेजिस्टर जो कि लोड है। सो व्हाट डू यू थिंक, इट इज एन आइडियल सेल और अ रियल सेल? जी बेटा, ये आइडियल सेल है, इसको आप लेबल कर दें कि दिस इज, मैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स भेजूंगा वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, उसके बाद इसके पता है मुझे थोड़ा सा बस पीछे से रिकैप करके आगे चलना, ग्राफ बना लेते हैं, वही बनवाने लगा हूं, लेकिन पारसा ने नहीं पढ़ा, फिर ये पूरी क्लास में फिर इसके साथ साल वाला काम रहेगा ना, कंफ्यूज एक बार हो गई। हाँ वो मसला हो जाता है। स्मॉलर आर कैपिटल ई, बेटा मसला फिजिक्स के साथ ये है कि फिजिक्स को हम उसी लेवल पे ही करवा सकते हैं जो पेपर में आता है, मैं आपके लिए आसान नहीं बना सकता है, जब है ही नहीं आसान। अच्छा, कैपिटल ई और ये है कैपिटल आर, इधर जो करंट की इक्वेशन होगी वो होगी करंट इज इक्वल टू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय स्मॉलर आर प्लस कैपिटल आर। बेटा इधर करंट की इक्वेशन होगी आई इज इक्वल टू कैपिटल ई ओवर कैपिटल आर। सो व्हाट डू यू से, जो मैंने करंट की दो इक्वेशन लिखी है, इसमें कैपिटल आर को बढ़ाने से करंट पे क्या इफेक्ट होगा? कम होगा, लेकिन 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 इनवर्स प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा? एक में होगा, एक में नहीं होगा। पहले में होगा, लिखो I is inversely proportional to capital R if the cell if the cell is ideal। बेटा अगर सेल आइडियल होगा तो I और कैपिटल R का क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। कब होगा? जब सेल क्या होगा? आइडियल होगा। ठीक, आपने वेव्स मेरे साथ शुरू से किया था या बीच में ज्वाइन किया था? जबरदस्त है, चलो। अच्छा दूसरे, चलो चलो, अच्छा देखो, इंक्रीजिंग कैपिटल R विल रिड्यूस I, क्या कहते हो, सही बात है, विल रिड्यूस I, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा? However, capital I and capital R are not inversely proportional। बेटा I और R का जो रिलेशन है वो ये है कि कैपिटल R को बढ़ाने से I कम तो होगा लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कैपिटल R को 0 पुट करता हूँ तो I क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू कैपिटल E ओवर 0। बच्चों कैपिटल E ओवर 0 का आंसर क्या आ जाएगा? क्विक आंसर नहीं बेटा, कैपिटल E ओवर 0 एक ही बात होती है। अच्छा, इधर अगर पुट करते हैं कैपिटल R को 0, कैपिटल R को 0, कैपिटल R को 0 करने का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। क्या मतलब होता है? सेल के दोनों टर्मिनल्स को हमने आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया, बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब है आपने सेल को क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो फिर आ जाएगा I इज इक्वल टू कैपिटल E ओवर, बेटा कैपिटल R की जगह 0 प्लस हो जाएगा स्मॉलर r, तो ये क्या बन जाएगा? E ओवर स्मॉलर r। आ गई समझ या कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? थोड़ी बहुत समझ आ गई? चले, हाँ हाँ,
ना, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट जब उसका करंट बढ़ जाता है ना, फिर उसका शॉर्ट सर्किट टाइप सीन होता है, एंड में, शुरू में नहीं। अच्छा, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है द लोएस्ट रेजिस्टेंस, जहां पे करंट बहुत ज्यादा हो जाए, ओवर हीटिंग हो जाए। अच्छा देखो, ये बात हो गई। अब करंट का लोड के साथ क्या ग्राफ बनेगा? इस वाले सर्किट में ये ग्राफ बनेगा, ना y को टच करेगा ना x को टच करेगा। क्यों? दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखो कि करंट का जो लोड के साथ ग्राफ होगा, उसमें ग्राफ y एक्सिस को टच करेगा। 0 ओम ग्राफ y एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा। और जब आपने 0 ओम किया लोड को, तो करंट की क्या वैल्यू थी? कैपिटल E ओवर स्मॉलर। क्या वैल्यू थी? कैपिटल E ओवर स्मॉलर r, यानी कि EMF ओवर इंटरनल रेजिस्टेंस। और ग्राफ क्या होगा? ग्राफ होगा इस तरह का, नॉट, ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है भैया, नॉट इनवर्स। बेटा ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है? इट इज नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। आई थिंक मुझे ग्रुप में मैसेज दोबारा ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम के बाद क्लास हुई है ना। राइम, थैंक यू यार। अच्छा बच्चों, आगे मूव करते हैं। ये कहानी यहां तक हो गई। अब इससे रिलेटेड एग्जामिनर सवाल क्या पूछेगा आपसे, अगर आपने कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। अब कुछ सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए पार्ट लिखिए। डबलिंग द लोड, डबलिंग द लोड, थोड़ा तेज लिखना है। डबलिंग द लोड, दैट इज resistance, doubling the load, that is resistance of the external circuit makes current 2/3। क्या सीखा? एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस को आपने डबल किया तो करंट कितना हो गया? 2/3। कमेंट, इसको बल्कि यूं कर लें, ए का फर्स्ट पार्ट फिर ए का सेकंड पार्ट। ए का फर्स्ट पार्ट लिखें, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सेल, रियल और आइडियल। रियल या आइडियल? द सेल इज रियल। हाउ डू यू नो दैट? क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं। समझ आ गई बात? तो पेपर में सवाल क्या होगा कि लोड को डबल किया, ट्रिपल किया, 4 टाइम्स किया, करंट कितने टाइम्स हुआ, तो सेल का बताओ कि रियल है या आइडियल है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो हम लिखेंगे द सेल, फिर वो आइडियल होता। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? द सेल इज रियल, वजह उसकी, एज द करंट is not, as the current is not inversely proportional, as the current is not inversely proportional to the load। स्टेटमेंट पढ़ो, बताओ, और बताओ समझ आ गई? क्योंकि करंट लोड के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है सेल क्या था? रियल था। बेटा आइडियल सेल में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ये कहानी। आइडियल सेल क्या होता है? जिसकी अपनी रेजिस्टेंस नहीं होती। रियल सेल होता है जिसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है। तो आइडियल सेल में क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन। रियल सेल में इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होता। लोड को बढ़ाओगे, लोड नॉट इनवर्स। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोड को डबल करोगे तो करंट हाफ नहीं होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है डबल के साथ हाफ, ट्रिपल के साथ 1/3, 4 टाइम के साथ 1/4। अगर तुम एक चीज को डबल करते हो और दूसरी चीज हाफ हो जाती है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर तुम एक चीज को डबल करते हो, दूसरी चीज कम तो हो जाती है, लेकिन वो हाफ नहीं होती, 2/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है।
डबल किया हाफ हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन, डबल किया 2/3 हो गया, डबल ना ना, अब तुम दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, एक बढ़ा दूसरा कम हुआ, इसको इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं कहते। समझ आ गई बात? एक चीज बढ़ी दूसरी चीज बढ़ी, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहते। सेम रेशो में बढ़ने को और सेम रेशो में कम होने को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? एक बढ़ा और वो डबल हुआ तो दूसरा हाफ हुआ, हाफ के अलावा कुछ भी होगा तो इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन? अब तो अब क्या बात है कि अगर अब क्लियर है बात, तो द सेल इज रियल एज द करंट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड। जी बेटा क्लियर? अच्छा अब आप आ जाए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे आप लिखें जी, लिखें राइट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट वैल्यू ऑफ इंटरनल resistance in terms of load. Take your time. In terms of load. क्या आपको सवाल समझ आ गया? आपको कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो सेल की रेजिस्टेंस है उसको आप बताएं कि एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इस सवाल में आप बताएं कि सेल की जो रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कितने टाइम्स है। करो। खुशी बेटा आंसर आ जाए तो मुझे बताएं। फिर बेटा आंसर बताएं मुझे। भाईजान आंसर बताना है। दो बार इक्वेशन बनाओगे, एक बार करंट है आई, दूसरी बार है 2/3 आई। एक बार लोड होगा कैपिटल आर, दूसरी बार लोड होगा 2R। बेसिकली आपको दो इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है। देखिए पहली बार में जब करंट आई था, सेल की ईएमएफ ई थी, लोड कैपिटल आर था और ये स्मॉलर आर था। आपने क्या किया? सवाल को पढ़ो, आपने लोड को डबल कर दिया, यानी कि आपने लोड को 2R कर दिया, तो स्मॉलर आर तो उतना रहा, कैपिटल ई भी उतना रहा, करंट पे क्या इफेक्ट हुआ? 2/3 हो गया। नो अंडरस्टैंड कि कैसे होगा? बताओ जी। हाँ नहीं अब समझ आ गई। मतलब आपने जब लोड को डबल किया तो बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना। लोड के डबल होने से अगर करंट 2/3 हो गया तो पहली इक्वेशन में I इज इक्वल टू ऑल ऑफ दैट, दूसरी इक्वेशन में लोड डबल हुआ, करंट कितना हो गया? 2/3। आइए समझ। बेसिक इक्वेशन जो सर्किट की हमने लिखी थी, फर्दर एक्सप्लेन करने की है जरूरत? ये यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम I को सब्जेक्ट बना के इक्वेट कर देंगे। तो ये देखिए मैं ऐसे कर लूंगा, E over capital R plus smaller r will be equal to 2/3। उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? 3/2 ना? क्या ख्याल है? ये जो 2/3 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 3/2 टाइम्स E over 2R plus R। डू यू बिलीव? ये I है ये I है, तो राइट साइड इक्वल नहीं हो जाएगी? सोच के बताओ। अगर मैं I को सब्जेक्ट बना दूंगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मैंने I को सब्जेक्ट बना के इक्वेट कर दिया, ठीक है? 2/3 हो गया था ना, 2/3 उधर जाके 3/2 हो जाएगा है, तो 2/3 उधर जाके 3 ऊपर चला जाएगा ना, 2 नीचे चला जाएगा। पार्सा बेटा आइए समझ, 3/2 टाइम्स और इधर क्या बन जाएगा? E over 2R plus smaller r। Now we need to simplify this। कैपिटल E से कैसे? जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इक्वेट किया ना, मैंने I को सब्जेक्ट बनाया बस। ये बताएं ये समझ आ गई इक्वेशन? ये नहीं है समझ आ गई? अब मेरी बात सुने, अब मुझे इसको आगे लेके चलना है ना, तो मैंने कैपिटल आर को स्मॉलर आर से रिलेट करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अच्छा मैं अगर आई को सब्जेक्ट ना बनाऊं तो क्या मैं कैपिटल ई को सब्जेक्ट बना सकता हूं? बना सकता हूं। कैपिटल आर और स्मॉलर आर शुड बी इन द इक्वेशन, ठीक है? उनको तो रहना है इक्वेशन, बाकी चीजें कटेंगी। अच्छा फर्ज करें अगर मैं कहूं यार ई को सब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स सपोज अगर बना लें, आपको क्या लगता है ई यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई टाइम्स कैपिटल आर प्लस आई टाइम्स स्मॉलर आर। यहाँ पे ई क्या हो जाएगा?
2/3 टाइम्स I टाइम्स अंदर क्या आ जाएगा 2R प्लस R। अच्छा, अगर मैं इस वाले I को अंदर मल्टीप्लाई अगर ना करूं, सिर्फ एक बार बाहर ले लूं R प्लस R, मैं अब थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं, आप एक बार देख लें सर। अंडरस्टूड? अगर इक्वेशंस की लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड्स क्या होंगी इक्वल। EMF इसके इक्वल, EMF इसके इक्वल, तो I टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉलर r इज इक्वल टू 2/3 I टाइम्स 2R प्लस स्मॉलर r। भाईजान आइए समझ, एक्चुअली उन्होंने क्या किया, इक्वेशन तो हमारे पास पहले से थी, नोड को डबल करने से अगर करंट 2/3 हो गया तो फिर उसमें हमने कमेंट करना है कि एक्चुअली क्या होगा। रेहान ठीक है? अच्छा रेहान, अब मुझे ये बताओ कि अब अगर हम I को I से काट देते हैं, पीछे क्या रह गया, कैपिटल R प्लस स्मॉलर r इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 2 कैपिटल R प्लस स्मॉलर r। ठीक है, अब जहनी सी बात है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए कि दोनों E के इक्वल है। E या I में से किसी एक को सब्जेक्ट बना के इक्वेट करो, E या I में से किसी भी एक को सब्जेक्ट बना के इक्वेट करो। देखो करंट, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ, हमने स्मॉलर r को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R दिखाया, तो फिर स्मॉलर r और कैपिटल R को इक्वेशन में रखना पड़ेगा। करंट चेंज हुआ लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस करंट, तो I तो रहा ना, वेरिएबल तो वही वाला है ना। अच्छा अब देखें, अब ये बन जाएगा 3 अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 3 कैपिटल R प्लस 3 स्मॉलर r, 4 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉलर r। ठीक है जी, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्मॉलर r वाले लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, कैपिटल R वाले राइट साइड पे। 3R माइनस 2R इज इक्वल टू 4R माइनस 3R। बेटा ये तो बन गया कैपिटल R और स्मॉलर r आपस में इक्वल। स्मॉलर r जो था वो इनिशियली कैपिटल R के इक्वल था। इसका मतलब ये है कि सेल की रेजिस्टेंस और जो बाहर की रेजिस्टेंस थी वो चेंज करने से पहले इक्वल, यानी कि जो हमें सिचुएशन दी हुई है उसमें जितना सेल, अगर सेल की रेजिस्टेंस थी 100 ओम, तो जो डिवाइस आप चला रहे थे वो 100 ओम की, तब करंट I था। जब आपने 100 ओम से उसे किया 200 ओम, तो उस वक्त करंट 2/3 हो गया। आसान जबान में अगर आप सर्किट की रेजिस्टेंस को डबल करते हैं और करंट हो जाता है 2/3, तो इसका मतलब है कि इस चेंज से पहले जो सेल की रेजिस्टेंस थी वही आपकी सर्किट की रेजिस्टेंस थी, यानी कि सेल और कैपिटल R आपस में इक्वल हो गए। मैथमेटिकली तो समझ आ गया ना क्या आ गया, मैथमेटिकली क्या आ गया कि जितनी सेल की थी उतनी डिवाइस की थी। बेटा कैपिटल R होती है डिवाइस, इधर देखो, तुम किसी सेल के साथ रिमोट चलाते हो, रिमोट की जो रेजिस्टेंस होती है वो कैपिटल R होती है, सेल की भी रेजिस्टेंस होती है, जो सेल की रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉलर r होती है। तुम्हारा जवाब ये आ रहा है कि जितना सेल की रेजिस्टेंस है रिमोट की रेजिस्टेंस भी उतनी। डबल की तो करंट 2/3। हाँ बताएं, डबल करने का मतलब है आपने दो रिमोट सीरीज में लगा दिया। आप सेल के साथ चला रहे थे एक लैंप, आप सेल के साथ, बेटा 1 सेकंड, आप सेल के साथ चला रहे थे एक लैंप, ये देखो जरा, ये आपका सेल था ना, इसके साथ आप चला रहे थे एक लैंप, इसकी रेजिस्टेंस R थी। ठीक है, आपने कहा लो जी एक लैंप और लगा रहे थे, आपने उठा के इसके साथ एक की जगह लगा दिए, आपने इसकी जगह लगा दिए 2 लैंप्स, तो आपने जी, इग्नोर मेरी गंदी ड्राइंग, लेकिन बात जो है, अब आपने 2 लैंप लगा दिए। जब आपने 2 लैंप लगा दिए तो कैपिटल R कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ना। यहाँ पे करंट I था, जो ही आपने 2 लैंप लगाए करंट एकदम से हो गया 2/3 ऑफ I। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ स्मॉलर r जो सेल की रेजिस्टेंस है उसका क्या रिलेशन है इसके साथ, समझिए ये बात। अब तो आपने जब सॉल्व किया तो आपको पता चला कि ये स्मॉलर r कैपिटल R के इक्वल बिफोर द चेंज।
तो आफ्टर द चेंज सेल की रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई, आपने सर्किट चेंज किया। आप पहले चला रहे थे एक लैंप, एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस को डबल करने का मतलब है आपने एक लैंप की जगह दो चला दिया, आपने लैंप एक और लगा दिया। सर्किट में आप एक और लैंप नहीं लगा सकते। हाँ, जब आपने मेरी बात सुनो, जब आपने एक और लैंप लगा दिया तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पहले जो था वो था E ओवर, अब देखना जरा, E ओवर 2R जो था वो आपका करंट था, ठीक है। अब आपका नया करंट क्या हो गया, E ओवर 3R, ये आपका नया करंट था I2। जो I2 है वो I की फॉर्म में अगर लिखते हैं, अब मुझे बताओ, अब जो मैं बात कर रहा हूँ, पहली बार रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना बनेगी, सेल की रेजिस्टेंस बाहर की रेजिस्टेंस मिला के कितना हो गई 2R। जब आप एक और लैंप लगाएंगे बाहर की 2R हो गई, सेल की तो अब भी R है, तो कितना हो जाएगी E ओवर 3R। अब अगली बात पे आ जाओ, अगर मैं I2 को इन टर्म्स ऑफ I लिखता हूँ, बोर्ड पे फोकस करना है, क्या मैं कह सकता हूँ E ओवर कैपिटल R रिप्रेजेंट्स 2I? यस और नो? E ओवर कैपिटल R रिप्रेजेंट्स 2I। तो अगर मैं E ओवर कैपिटल R को 2I से रिप्लेस कर दूं, 1/3 टाइम्स E ओवर R इज इक्वल टू I2, तो I2 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ 2I, तो कितना बन गया? तो यही तो मैंने सवाल दिया था। जब आपने अब यकीन हो गया, सेल की रेजिस्टेंस लैंप की रेजिस्टेंस के इक्वल थी। आपने तो सॉल्व करना सीखना है, इस पे कोई पीएचडी थोड़ी करनी है। तो आप लोगों ने तो पूरी रिसर्च करवा दी उस पे कि ये होगा वो होगा, हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब एक और सवाल तुम्हें दे रहा हूँ, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जो बाहर के रेजिस्टेंस पे आएगा वो यूं होगा। रुक जाए, ईएमएफ ई थी, अंदर वाले रेजिस्टेंस पे आ जाएगा E/2, बाहर वाले रेजिस्टर पे आ जाएगा E/2, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो टीपीडी होगा वो ईएमएफ का आधा होगा उस टाइम। ये समझ, जब सेल की अपनी रेजिस्टेंस बाहर की रेजिस्टेंस के इक्वल है तो आधी वोल्टेज सेल खाएगा, आधी वोल्टेज बाहर जाएगी। जब आपने उसको डबल कर दिया, अब देखें इसमें कैसे होगी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें तीनों एक जैसे हैं ना, तो E/3 हो जाएगा ना, E/3 और E/3। तो बाहर कितना पहुंच रही है, बाहर पहुंच रही है 2E/3। आपको आ गई समझ? तो टीपीडी पहले क्या थी, E/2, जब आपने बाहर एक और रजिस्टर लगा दिया तो वो क्या हो गई 2E/3। अच्छा, एक सवाल देता हूं जो आप खुद करके देंगे। क्वेश्चन लिखो मेकिंग द लोड, थोड़ा तेज लिखना है, मेकिंग द लोड 3 times makes the current 1/3. Making the load 3 times makes the current 1/3. What is the value of, बोलेगा कोई नहीं, अपना अपना लिखोगे, what is the value of heat losses, what is the value of heat losses per coulomb, inside the cell? जिससे पूछूंगा वो बताएगा, अपना अपना आंसर लिख लो, अपना अपना आंसर लिख लो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। लिख लिया सवाल एक बार फिर से पढ़ो। मेकिंग द लोड 3 times makes the current 1/3. What is the value of heat losses per coulomb inside the cell? मेरा पहला सवाल, हीट लॉसेस पर कूलम कौन सी क्वांटिटी होती है? हीट लॉसेस पर कूलम लिख लो मेरे साथ, हीट लॉसेस पर कूलम इनसाइड द सेल। बेटा ये लॉस्ट वोल्टेज होती है, क्या होता है ये, किसको रिप्रेजेंट करता है, इनसाइड द सेल। बेटा एनर्जी पर कूलम होता है वोल्ट, और एनर्जी पर सेकेंड होता है वॉट। पावर होता है एनर्जी पर सेकेंड, और वोल्ट होता है एनर्जी पर कूलम। जहां पे पर कूलम होगा वो वोल्ट होगा, जहां पे पर सेकेंड होगा वो वॉट होगा। याद रहेगा, पर कूलम वोल्ट, पर सेकेंड वॉट।
असल में हमारे सर्किट्स के अंदर ना एनर्जी दो फॉर्म्स में होती है, पावर और वोल्टेज। पावर भी एनर्जी होती है, वोल्टेज भी एनर्जी होती है। पावर होती है एनर्जी इन एवरी सेकंड, वोल्टेज होती है एनर्जी कैरिड बाय एवरी कूलम ऑफ चार्ज। हर कूलम के पास कितना एनर्जी होगी या वो कितना एक्सचेंज करेगा वो वोल्ट होता है। एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम होगी वो वॉट होता है। ये बात क्लियर? सवाल में क्या कहा हुआ है, पर कूलम या पर सेकंड? पर कूलम। अगर पर कूलम कहा हुआ है तो वोल्ट होगा या वॉट होगा? वोल्ट होगा। कौन सा वोल्ट? लॉसेज ऑफ हीट विद इन द सेल फॉर एवरी कूलम। तो ये वोल्टेज लॉस की बात हो रही है कि सेल के अंदर वोल्टेज के लॉसेस क्या होंगे। तो पहले आप डिसाइड कर लें कि सेल रियल है या आइडियल है। आइडियल है, तो आंसर क्या होगा फिर? आइडियल, आइडियल, आइडियल। पहले आप सवाल पढ़, सवाल अच्छी तरह पढ़, ठीक है? अब आप पता है क्या इंप्रेशन ले रहे हो, एग्जामिनर तो आपसे पूछ रहा है लॉसेस, उसने कहीं पे ये तो नहीं कहा कि लॉसेस हो रहे हैं। ये बच्चे इंप्रेशन ले जाते हैं कभी कभी। पेपर में सवाल में जो चीज पूछी हुई है उसका एग्जिस्ट करना तो जरूरी नहीं है ना, वो जीरो भी तो हो सकती है, आंसर में जीरो भी आ सकता है। तो पहला सेंटेंस आपको बता रहा है, ये देखिए, अगर आपने लोड को किया 3 टाइम्स और करंट हो गया 1/3, तो इट शोज द आइडियल सेल और अ रियल सेल। इसका मतलब है इनवर्स प्रोपोर्शन। वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। आपने लोड को जब 3 टाइम्स किया तो उससे करंट हो गया 1/3, तो सेम रेशो में डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन बन गया। और करंट का इनवर्स प्रोपोर्शन सिर्फ आइडियल सेल में होता है। अगर सेल आइडियल होगा तो लॉसेस होंगे? नहीं होंगे। तो आंसर क्या होगा फिर? आंसर इज जीरो। समझ आ गई बात? और 0 वोल्ट का अगर आर्ग्यूमेंट लिखना हो वो क्या लिखेंगे? 0 वोल्ट एज द करंट, as the current is inversely proportional, as the current is inversely proportional to the load। बेटा क्योंकि करंट जो है ना वो लोड के साथ है इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर करंट लोड के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में तो कौन सा सेल है फिर? so the cell is real और आइडियल? आइडियल। तो आइडियल सेल में लॉसेस तो हो ही नहीं सकते बेटा, आइडियल सेल में तो लॉसेस हो ही नहीं सकते ना। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन लिखो। रेशो पे फोकस करो, रेशो पे फोकस करो। इधर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और इधर क्या लिखा हुआ है? तो रेशो में चेंज हो रहा है। लोड को 3 टाइम्स किया, करंट 1/3 हो गया। जब करंट और लोड सेम रेशो में चेंज होते हैं तो सेल की रेजिस्टेंस नहीं होती। जैसे आपने सर्किट की रेजिस्टेंस को 5 टाइम्स किया, करंट हो गया 1/5, तो सेल की रेजिस्टेंस नहीं थी। लेकिन अगर आपने सर्किट की रेजिस्टेंस को 5 टाइम्स किया और करंट 1/5 ना हुआ, उसके अलावा जो भी हो गया, तो इसका मतलब है सेल की भी रेजिस्टेंस थी। बेटा बात सुनो, इस बात को यूं याद रखो, लोड को किया 5 टाइम्स, अगर करंट हो गया 1/5, तो इसका मतलब है इनवर्स प्रोपोर्शन था और सेल आइडियल था। अगर करंट 1/5 की जगह कुछ भी हुआ तो फिर सेल रियल था। तो सेल रियल होगा या आइडियल होगा वो सिर्फ इससे देखेंगे कि क्या करंट और लोड का सेम रेशो है या डिफरेंट रेशो है। वेल अंडरस्टूड? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा और ये अच्छा सा आंसर करना है। लिखो मेकिंग द लोड thrice makes current 3/4। बताओ रियल या आइडियल? रियल। अब समझ आ गई? तो अगर आपने लोड को किया 3 टाइम्स और करंट, अब तुम्हें आइए समझ, करंट 1/3 ना होने का मतलब है कि ये फिर आइडियल सेल नहीं है, क्योंकि आइडियल होगा तो फिर तो 1/3 होना चाहिए। डिस्क्राइब या फाइंड स्मॉलर आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। अब सवाल समझ आ गया? अब फिर से आपने बताना है कि सेल की जो रेजिस्टेंस है वो लोड की रेजिस्टेंस का कितने टाइम्स थी।
नहीं, इसके साथ वो ऊपर बताया, ऊपर सवाल करो, सवाल करो, शुरू से सवाल करो, पीछे पीछे से। डबलिंग द लोड मेक्स, तो लोड कैपिटल आर होता है ना, अगर आपने कैपिटल आर को डबल किया तो आपका करंट 2/3 होगा। अभी ये वही वाला सवाल मैंने फिर से दिया। अब आपको रियल आइडियल की कहानी आ गई समझ में, अब आप अगला काम करें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। लाला जी मिला आंसर? तुम अगर कंसिस्टेंट हो गए, हार्ड वर्क करो ना, तुम बहुत अक्लमंद बन जाओ। लेकिन तुम्हारा मसला मेरे वाला है, मैं फ्लक्चुएट करता हूँ, या तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ या मैं बिल्कुल काम छोड़ देता हूँ। यूनिवर्सिटी में जी 40 पेपर थे टोटल और मैंने 30 फेल किए थे, बाकी 10 भी शुगल में जाके दे दिए थे, हो गए थे। वो तो मैं अगर एक रात पढ़ता तो मेरे नंबर तो पूरे आते। तो तुम्हारे वाला सिस्टम था, समझ फौरन आती थी लेकिन दिल नहीं करता था। समझ आ जाती है लेकिन जब 2-3 चीजें मिक्स हो जाती है ना, नहीं वो वही मसला है, तुम अपने आप को ना पुश नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं। दसो, देख लेते, हो सकता है उसका गलत तो लाजमी नहीं। क्यों उसका क्यों नहीं हो सकता गलत? नहीं, बच्चा तो ये अक्लमंद है, रियान बहुत अक्लमंद बच्चा है, लेकिन बहुत सारे अक्लमंद बच्चे हैं जो रिजल्ट कभी कभी नहीं ले सकते। अब एक बच्चा है, उसका ओ लेवल में बी ग्रेड है, ठीक है, वो ओ लेवल में भी सारे आंसर ठीक करता था, मैं तुम्हें बच्चे का बताऊंगा, उसकी पिक्चर ले। ए लेवल की वो मेरी एलजीएस की क्लास में, उसके सारे आंसर ठीक, और पता है सवाल का आंसर कितने टाइम में करता है, ये वाला सवाल भी वो कर देगा विद इन 30 सेकेंड्स, लेकिन उसका ग्रेड नहीं आता। अब मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं आता। नहीं, आप उसमें नहीं है, उस कैटेगरी में कुछ बच्चे होते हैं जिनका आता ही नहीं है, मतलब शुरू से ही आपने तो लिए होंगे। अच्छा देखिए, अब अगर आपने लोड को किया 3 टाइम्स, बताओ जी 3R प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू, हाँ जी बताओ कितना हो गया करंट, करंट कितना हो गया आई। अब ये कहानी समझ आ गई। अब क्या होगा मेथड, हम ई को सब्जेक्ट बना लेना, तो अगर ई को सब्जेक्ट बना ले तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉलर आर इज इक्वल टू 3/4 आई टाइम्स, आपने किसको, आई को बनाया था, आई को बना दो। एक बच्चा कह रहा है आई को बना दे, कुछ नहीं होता उससे, क्या फर्क। अच्छा बेटा, अगर आई को बनाएंगे तो ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉलर आर इज इक्वल टू, इधर 4/3 हो जाएगा ना, ये 3/4 उधर जाके क्या हो जाएगा 4/3, और अंदर क्या हो जाएगा कैपिटल ई ओवर 3 टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉलर आर। बेटा अब आगे तो मैथमेटिक्स है ना, वो मैथमेटिक्स तो आप खुद करेंगे, मैंने आई को इक्वेट कर दिया है, इसका आई मैंने ये वाला आई दूसरे वाले आई के साथ क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, ये यानी कि मैंने आई को आई के साथ इक्वेट कर दिया, ठीक है जी। अब ये देखें कैपिटल ई के साथ कैंसिल,
बाकी क्या रह गया, इधर से हो जाएगा आपका, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, तो 1 ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉलर आर इज इक्वल टू 4 ओवर 9r प्लस 3r। बताओ जी। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9r प्लस 3r इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉलर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 टाइम्स कैपिटल आर प्लस 3 टाइम्स, बेटा मैथ्स अपनी किया करो, मैथ्स एडिशन में नहीं कर सकते बेटा, मैथ्स आपने अपनी करनी होती है, ठीक है। 9r प्लस 3r इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल आर प्लस 4 टाइम्स स्मॉलर आर, तो 9 टाइम्स कैपिटल आर माइनस 4 टाइम्स कैपिटल आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉलर आर माइनस 3 टाइम्स स्मॉलर आर, सो व्हाट इट गिव्स, स्मॉलर आर इज इक्वल टू 5r। यानी यही है तुम्हारा, ग्रेड क्यों नहीं आया? चलो जी, इसके आगे कर, तुमसे कम दिमाग वाले बहुत बच्चों का फिजिक्स में जबरदस्त ग्रेड है। और तुम लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ,